तो कहानी की शुरुआत माइक टायसन नाम के प्रोफेशनल बॉक्सर को दिखाते हुए होती है, जो किसी बात के चलते परेशान दिखाई दे रहा था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में माइक के बचपन पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि माइक बचपन में कुछ बदमाश लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाता है और एक दिन उस ग्रुप के लड़के, जो माइक के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, वो माइक को उनके पड़ोस में रहने वाले लड़कों को शूट करके मारने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे माइक अपने दोस्तों की बात मानता हुआ उन लड़कों पर गन से शूट करने लगता है, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। उसी वक्त माइक देखता है कि उसके अपने दोस्त उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गए हैं, इसलिए माइक भी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह माइक अपने बचपन में और भी कई सारे क्राइम करता है, जिसकी वजह से वो 13 साल की उम्र आते आते 38 बार अरेस्ट हो चुका था और इसी तरह एक दिन उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि माइक की उम्र अभी कम थी, इसलिए उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। असल में इस सेंटर में कम उम्र के क्रिमिनल बच्चों को सुधारा जाता था। यहीं पर बॉबी नाम का एक फॉर्मर बॉक्सर होता है, जो इन बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता था। जब बॉबी माइक के बॉक्सिंग टैलेंट को देखता है तो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए बॉबी फैसला करता है कि वो माइक को प्रोफेशनल तरीके से बॉक्सिंग सिखाएगा। बॉबी कई महीनों तक माइक को ट्रेनिंग देता है और फिर एक दिन वो माइक को न्यूयॉर्क के बॉक्सिंग क्लब में ले जाता है और उसे कस से मिलवाता है। असल में कस बॉक्सिंग का सबसे फेमस ट्रेनर था। जहां कस जब माइक को एक बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो उसकी बॉक्सिंग से काफी इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो माइक को अपने पास रखने का फैसला करता है और उसे अपने घर ले जाता है। दरअसल कस अपने फेवरेट फाइटर्स को अपने घर पर ट्रेनिंग देता था और माइक भी अब से उसका फेवरेट था, इसलिए वो उसे घर ले गया था। घर पहुंचने के बाद कस माइक को अपनी पत्नी कैमली से मिलाता है, जहां कैमली माइक के आने से दुखी होती है क्योंकि कस ने अपने घर में पहले से ही बहुत सारे फाइटर्स को जमा कर रखा था, जिसके चलते उनके घर में अब किसी को रखने की जगह बची ही नहीं थी। खैर, इसके बाद कस माइक को प्रोफेशनल बॉक्सर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान माइक को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, इसलिए माइक अपनी माँ के फ्यूनरल में जाने का फैसला करता है और अपने घर जाने के लिए ब्रुकलिन सिटी चला जाता है। इस समय माइक सिर्फ 16 साल का था और उसे अपनी माँ की डेथ की वजह से बहुत सदमा लगा था, पर फिर भी वो ब्रुकलिन में ज्यादा समय तक नहीं रुकता और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। लेकिन अभी भी वो अपनी माँ को बहुत याद करता था, इसलिए वो उनकी यादों में पक्षियों के लिए घर बनाता है। यहाँ माइक को इतना दुखी देखकर एक दिन कस उसके पास आता है और उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हर सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही वो माइक को एक गोल्ड पिन देता है, जो कि कस को लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने दी थी। इस पिन को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो बचपन से मोहम्मद अली का बहुत बड़ा फैन था। कस के समझाने के बाद माइक फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यहाँ से कहानी 1982 के समय में शिफ्ट होती है, जहाँ जूनियर ओलंपिक में माइक पहली बार बॉक्सिंग फाइट करने वाला था। इस मैच में माइक पहले राउंड में ही फाइट जीत जाता है। माइक की फाइट देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि माइक ने सिर्फ 8 सेकंड में ये मैच जीत लिया था। इसी बीच हमें पता चलता है कि कस माइक को अडॉप्ट करना चाहता है, इसलिए वो कैमली को इस बारे में बताता है, जिससे कैमली बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि माइक हमेशा उनके साथ रहे। इसके बाद माइक जैसे ही न्यूयॉर्क आता है तो कस उसे अडॉप्ट करने के बारे में बताता है, जिससे माइक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी एक फैमिली की जरूरत थी। अगले दिन कस माइक को जिम्मी और बिल नाम के 2 बॉक्सिंग मैनेजर से मिलाता है और माइक को बताता है कि जिम्मी और बिल उसके फ्यूचर को अच्छा बनाने में साथ देंगे और उसे हर परेशानी से दूर रखेंगे। अब कुछ समय बाद की कहानी बताई जाती है, जहां माइक फिर से बुरी आदतों में पड़ चुका था, जिस वजह से वो अपनी ट्रेनिंग भी नहीं करता था। इसलिए टेडी नाम का एक ट्रेनर कस से माइक के बारे में बात करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कस माइक से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से वो माइक के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता था। खैर, इसी बीच टेडी के सिस्टर वहाँ आ जाती है, जो टेडी को बताती है कि कल रात माइक ने उसे छेड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर टेडी को माइक पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रात में माइक को घर जाते वक्त पकड़ लेता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करके वार्निंग देता है कि अगर तुमने फिर कभी मेरी फैमिली को परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर माइक उनसे डरने की बजाय स्माइल करने लगता है, जिससे टेडी को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो माइक को डराने के लिए हवा में गन फायर कर देता है। इसके बाद अगली सुबह टेडी कस के फाइटर हाउस को छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से कस माइक के लिए केविन नाम का नया ट्रेनर हायर करता है, जो कि माइक को अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर देता है और उसे अगले मैच के लिए तैयार करता है। और इसी बीच माइक का नाम आयरन माइक टायसन पड़ जाता है। असल में माइक पहले राउंड में ही बॉक्सर को हरा देता था, जिस वजह से लोगों ने उसे आयरन नाम दे दिया था। साथ ही माइक अब काफी फेमस हो रहा था। इसी बीच कस की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके चलते जल्द ही कस की डेथ हो जाती है, जिससे माइक एक बार फिर से अकेला पड़ जाता है क्योंकि उसे संभालने वाला अब कोई भी नहीं था। तभी
तभी जिम्मी माइक के पास आता है और उसका मैनेजर बनकर सब कुछ संभालने का फैसला करता है। यहाँ जिम्मी माइक से कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे और मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे। यहाँ से कहानी 1986 के समय में शिफ्ट होती है, जहाँ माइक लॉस वेगस में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है। इस चैंपियनशिप में माइक ट्रेवर नाम के फाइटर से लड़ने वाला था। इस मैच की शुरुआत में ही माइक ट्रेवर पर हावी हो जाता है और उसे हराकर मैच को आसानी से जीत लेता है। इस समय माइक सिर्फ 20 साल का था, इसलिए सबसे कम उम्र का चैंपियन बनने पर उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि माइक अपने मैच के लिए प्रैक्टिस करने के बजाय टीवी पर मॉडल्स को देख रहा होता है, जिस दौरान उसे रॉबिन नाम की एक ब्यूटीफुल मॉडल दिखाई देती है, जिसे देखकर माइक को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसलिए वो रॉबिन को फोन करता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछता है, लेकिन रॉबिन उससे मना कर देती है। इसके बाद हम माइक की अगली फाइट को देखते हैं, जहां माइक टोनी नाम के बॉक्सर से फाइट कर रहा था। इस मैच को देखने के लिए रॉबिन भी आई हुई थी। जब माइक की नजर रॉबिन पर जाती है तो वो फाइट पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से टोनी माइक पर हावी होने लगता है। तब केविन नोटिस करता है कि माइक अपनी फाइट पर सही से ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो माइक को समझाते हुए उसे फाइट पर ध्यान देने को कहता है। तब माइक अच्छे से फाइट करता है और टोनी को हरा देता है। इस तरह माइक एक बार फिर से मैच को जीतकर अपने हैवीवेट टाइटल को संभाल लेता है। इसके बाद माइक रॉबिन से मिलता है और उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद माइक अपने और रॉबिन के रिलेशन के बारे में मीडिया को बता देता है। यहाँ से कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ रॉबिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके चलते माइक ने उससे सीक्रेटली शादी कर ली होती है। इसी बीच माइक को पता चलता है कि जिम्मी की डेथ हो गई है, जिससे माइक दोबारा सदमे में चला जाता है, क्योंकि कस के बाद जिम्मी ही एक ऐसा आदमी था जिस पर उसे बहुत भरोसा था। खैर, अगले हफ्ते जब माइक जिम्मी के फ्यूनरल में जाता है, तब उसकी मुलाकात डॉन किंग नाम के आदमी से होती है। डॉन एक बॉक्सिंग प्रमोटर है, जो कि माइक को ऑफर देता है कि अगर वो उसके लिए फाइट लड़ेगा तो वो उसे एक फाइट का $5 मिलियन देगा। ये ऐसा ऑफर था जिसे कोई भी बॉक्सर मना नहीं कर सकता था, लेकिन माइक उसके ऑफर को मना कर देता है। लेकिन फ्यूनरल के बाद वो डॉन को अपना प्रमोटर बनाने का फैसला करता है। इस वजह से बिल और डॉन के बीच लड़ाई होती है, जिससे मीडिया में काफी कंट्रोवर्सी होने लगती है। जल्द ही रॉबिन भी इस कंट्रोवर्सी में आ जाती है। असल में रॉबिन का कहना था कि बिल और डॉन मिलकर माइक को ठग रहे हैं और उससे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच रॉबिन का मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि उसका 5 महीने का बच्चा पेट में ही गिर जाता है, जिससे माइक काफी दुखी हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग बंद कर देता है। पर कुछ दिनों के बाद वो वापस क्लब में आता है। तब केविन उससे इतने दिनों से क्लब न आने पर डांटने लगता है, लेकिन माइक केविन की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। जिस दौरान केविन माइक को बताता है कि रॉबिन प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसने तुमसे शादी करने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। अब क्योंकि रॉबिन के प्रेग्नेंट होने की खबर मीडिया में पहले से ही फैल चुकी थी, लेकिन जब माइक ने इस बात को केविन के मुंह से सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए वो एक एक करके क्लब के 2 ट्रेनर को रिंग में बुलाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटकर अपना गुस्सा शांत करता है। यहाँ से कहानी 1988 के समय में शिफ्ट होती है, जहाँ माइक की माइकल नाम के बॉक्सर के साथ सबसे बड़ी फाइट होने वाली थी। यहाँ मैच शुरू होने से पहले बिल को पता चल जाता है कि माइक ने उसे मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया और उसकी जगह डॉन को अपना नया मैनेजर बना लिया है। इसके बाद मैच शुरू होता है और हर बार की तरह माइक इस बार भी मैच जीत जाता है, जिससे सभी लोग माइक की जय जयकार करने लगते हैं। इस मैच के बाद पता चलता है कि माइक ने केविन के साथ भी अपने रिलेशन तोड़ दिए हैं और अब से उन ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करता है जिन्हें डॉन ने हायर किया है। इसके बाद एक दिन माइक और रॉबिन न्यूज मैगजीन शो के लिए इंटरव्यू करते हैं, जिसके चलते रॉबिन बताती है कि मेरी जिंदगी नरक बन गई है। साथ ही माइक की बिगड़ती हुई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए कहती है कि अगर माइक ने थेरेपी नहीं ली तो मैं उसे छोड़ दूंगी। यहाँ माइक चुपचाप बैठा हुआ अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रॉबिन उसके बारे में गलत बोलकर उसे धोखा देगी। वहीं डॉन, केविन और कई लोग इस इंटरव्यू को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस इंटरव्यू के बाद माइक और रॉबिन के बीच झगड़े होने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि रॉबिन पुलिस को बुला लेती है। यहाँ पुलिस को देखकर माइक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घर का सामान तोड़ने लगता है। माइक के गुस्से को देखकर रॉबिन बुरी तरह से डर जाती है, इसलिए रॉबिन और उसकी माँ माइक के घर को छोड़ने का फैसला करती हैं। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद माइक और डॉन टीवी पर रॉबिन को देखते हैं, जो कि प्रेस को बताती है कि माइक बहुत बुरा इंसान है क्योंकि वो उसके इमोशंस की इंसल्ट किया करता था। साथ ही बताती है कि वो माइक को जल्द से जल्द तलाक दे देगी। इसी रात हम माइक को एक क्लब में जाते हुए देखते हैं, जहाँ कई लड़कियां उसके पास आती हैं और उसके साथ हैंग आउट करने को कहती हैं। इसी दौरान वहाँ माइक का पुराना अपोनेंट यानी कि विरोधी आ जाता है, जिसे माइक ने कुछ सालों पहले
बुरी तरह से हराया था, वो बॉक्सर माइक को भला बुरा बोलने लगता है। साथ ही रॉबिन के बारे में बोलकर उसकी इंसल्ट करता है, जिससे माइक को उस बॉक्सर पर गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है और अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। यहाँ से कहानी 1 साल बाद यानी कि 1990 ईयर में शिफ्ट होती है, जहाँ टोक्यो सिटी में माइक का बस्टर नाम के बॉक्सर के साथ मैच होने वाला था। पर माइक अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों के कारण हमेशा टेंशन में रहता था, जिस वजह से वो अपने करियर से भटक चुका था, जिसके चलते माइक मैच में भी अच्छे से फाइट नहीं कर पाता है। वहीं बस्टर इसका फायदा उठाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसके बाद माइक किसी तरह बस्टर को नीचे गिरा देता है, लेकिन बस्टर तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और माइक पर अटैक करके उसे हरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माइक अपने करियर में पहली बार किसी से मैच हारा था। इस कारण माइक से उसका हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल भी छीन लिया जाता है। इसके बाद हम माइक को रेस्ट रूम में देखते हैं, जहां माइक अपनी हार के कारण बहुत दुखी बैठा हुआ था। वहीं डॉन बॉक्सिंग कंपनी पर माइक को विनर बनाने के लिए जोर डालता है और माइक को समझाता है कि वो इस मैच का विनर है, पर माइक सच्चाई जानता था कि वो मैच हार चुका है। इसके बाद माइक न्यूयॉर्क जाकर कैमली से मिलता है, जहां वो दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए कस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां माइक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिस ब्लैक अमेरिकन पीजेंट शो देखने के लिए इंडियन पुलिस जाता है। यहाँ वो उन लड़कियों से मिलता है जिन्होंने इस शो में हिस्सा लिया था। तभी माइक की नजर डेजरी नाम की लड़की पर जाती है, जो कि माइक को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए वो रात में डेजरी को कॉल करता है और उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछता है, जिस पर डेजरी उसकी बात मान जाती है। तब माइक उसे पिकअप करने के लिए आता है और उससे वादा करता है कि वो उसे फेमस सेलिब्रिटी से मिलवाएगा। इसके बाद माइक डेजरी को पार्टी में ले जाने के बजाय अपने होटल में ले जाता है और डेजरी से कहता है कि वो यहाँ बस अपने बॉडीगार्ड को पिकअप करने के लिए आए हैं। लेकिन माइक होटल में जाकर डेजरी को अपने रूम में ले जाता है। इसी के साथ कहानी 1991 समय में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ माइक पर 18 साल की डेजरी के साथ होटल रूम में मारपीट करने का आरोप लगाया जाता है। ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ कोर्ट माइक को डेजरी के साथ मारपीट करने के जुर्म में दोषी मानती है और माइक को 3 साल की सजा सुना देती है। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि केविन ने भी अपने नुकसान के लिए माइक पर केस कर दिया था। साथ ही माइक और रॉबिन का 1989 में ही तलाक हो चुका था, लेकिन उनके सेटलमेंट की शर्तों को कोर्ट ने सील कर दिया था। कहानी के एंड में बताया जाता है कि 25 मार्च 1995 में माइक को जेल से रिहा कर दिया गया था और जेल से निकलने के बाद माइक ने अनाउंस किया था कि वो फिर से अपनी बॉक्सिंग करियर की शुरुआत करेगा। वहीं डॉन के ऊपर इंश्योरेंस फ्रॉड का केस लगा हुआ था, लेकिन अभी भी वो बॉक्सिंग प्रमोटर के रूप में काम कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।